आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। वो सारी टर्म हम पढ़ लेंगे जो हमें चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है जी। उसे हम सब के सबको किस में पढ़ेंगे, हम टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी टर्म है, यहाँ मैं साइड से लिख देता हूँ जो जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, दूसरा हम पढ़ेंगे अलील, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे होमोजाइगस, और 4th पे पढ़ेंगे हम हेट्रोजाइगस। फिफ्थ पे पढ़ने वाले हैं हेमीजाइगस। सिक्स्थ पे हम पढ़ेंगे ट्रैट्स, और 7th पे हम पढ़ेंगे फिनोटाइप। 8th जीनोटाइप। 9th पे हम पढ़ेंगे हाइब्रिड। विगर या हेट्रोसिस, ठीक है जी। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं कारक, एलील को बोलते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है, और ट्रेट्स को ट्रेट्सी, फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप को बोलते हैं जीन प्रारूप, और हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस इसको बोलते हैं संकर, ठीक है साहब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स यानी कि कारक, ठीक है जी। देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने फैक्टर्स को अलग अलग नाम दिए। जैसे कि मैं बताऊं, इन्हें और नाम से जाना जाता है जो है एलिमेंट्स और फैक्टर। ये किसने नेम दिए, मेंडल साहब ने, ठीक है जी, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है साहब। इन्हें जीन भी बोला, और इन्हें जीन किसने बोला, जॉनसन साहब ने, ठीक है जी। अब फैक्टर्स को सिंबल्स में भी रिप्रेजेंट किया गया, किसमें, सिंबल्स में। फैक्टर्स को सिंबल्स यानी कि चिन्हों में भी रिप्रेजेंट किया गया, और ये किन्होंने किया था, मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो सिंबल्स उन्होंने 2 टाइप के बताए, एक डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और एक बताया उन्होंने रेसेसिव मतलब अप्रभावी, ठीक है जी। उन्होंने बोला जो डोमिनेंट है, प्रभावी है, उसे हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और जो रेसेसिव है उसे हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, ठीक है जी। तो फैक्टर्स को एलिमेंट्स और फैक्टर किसने बोला, मेंडल साहब ने। फैक्टर्स को जीन किन्होंने बोला, जॉनसन साहब ने। और फैक्टर्स को सिंबल्स यानी कि चिन्हों में रिप्रेजेंट किन्होंने किया, मॉर्गन साहब ने। उन्होंने बताया डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एक कैपिटल लेटर से किसको दर्शाएंगे हम, डोमिनेंट को, और स्मॉल लेटर से किसको दर्शाएंगे हम, रेसेसिव को, ठीक है जी।
समझ में आ गया ये कि किन किन नामों से फैक्टर्स को और हम जानते हैं। तो फैक्टर्स को हम जीन भी बोलते हैं, फैक्टर्स को एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और फैक्टर्स को इन ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन फैक्टर होता क्या है ये तो बताओ। ठीक है जी। अब मैं फैक्टर्स बताता हूँ कि होते क्या हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है जी। ये मैं रफ कर रहा हूँ। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति की इकाई। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर इनहेरिटेंस कहाँ से आ गया, आपने तो हेरिडिटी बताया था वंशागति। ठीक है जी। हाँ, तो इनहेरिटेंस को आप हेरिडिटी भी बोल सकते हो। ठीक है जी। मतलब वंशागति की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस कैरेक्टर। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, थोड़ा सा स्ट्रेट में जगह नहीं थी। ठीक है जी। तो ये वंशागति की इकाई है, और जो कैरेक्टर लक्षण अपीयरेंस हो रहे हैं मतलब प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके लिए उत्तरदायी हैं कौन, फैक्टर्स या जीन। मतलब जो कैरेक्टर्स या विशेषताएं जो आप में आ रही थी, किसके थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू। अजन्मे बच्चे में जो विशेषताएं और लक्षण, ठीक है जी, जो आ रहे थे, किसके थ्रू आ रहे हैं, वो फैक्टर्स के थ्रू। कौन लेके आ रहा है उन्हें, फैक्टर्स। अब आप समझ गए, हमने जैसे बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये पेरेंट्स हैं, माताजी पिताजी, और ये एक अजन्मा बच्चा है, अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है जी। तो यहां से बच्चों, माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर्स एंड फीचर्स का क्या होती है, वंशागति होती है। ठीक है। और ये काम कौन करता है, ये किसके द्वारा जाते हैं, वो कौन है, फैक्टर्स या जीन ठीक है जी। मैंने बता दिया इनके जो भी नेम थे, या एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो क्या थे, हमारे फैक्टर्स। अब मेरे हिसाब से फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे आपको। अब मैं आगे चलूंगा एलील पे। ठीक है जी। रफ कर दूं। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है एलील। ठीक है जी। एलील क्या है, एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के एकांतरित रूप क्या है, एलील। समझ में आया, जीन का एकांतरित रूप क्या है, एलील। देखो जो जिनकी स्थिति कहां पे होगी, एलील प्रेजेंट कहां पे होंगे, जीन का एकांतरित रूप तो हो गया, लेकिन ये होंगे कहां पे। ठीक है जी। तो ये होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पर, सेम लोकस पर। ठीक है जी। ये क्या होंगे, उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। कौन, एलील। होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर उपस्थित होंगे कौन, एलील। अब आप बोलोगे सर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। ठीक है जी। होमोलोगस, तो देखो मैं बताता हूं आपको, ये क्या है, ये क्या है, अगर आपने 9th में पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो देखो ये जो है इधर का,
क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम दूर बना देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है जी। मान लो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है जी। ये तो है डोमिनेंट, क्योंकि ये किन्होंने बता दिया था, मॉर्गन साहब ने पहले ही बता दिया कि जो कैपिटल लेटर से है उससे तो क्या हो जाएगा, वो तो डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर से है वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव, ठीक है जी। तो ये तो डोमिनेंट और ये रेसेसिव। अब देखो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, जिनके क्रोमोसोम नंबर सेम होने चाहिए और सेम लोकस पर, सेम लोकस पर, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए ना, क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए। अगर क्रोमोसोम नंबर 2 इधर है तो क्रोमोसोम नंबर 2 ही इधर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें सेम लोकस, यानी कि जो पोजीशन है उनकी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की सेम है या नहीं, अरे है या नहीं, ऊपर ही ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब उपस्थित होते हैं, डोमिनेंट ये हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल, रेसेसिव, क्योंकि स्मॉल लेटर से किसको शो करते हैं हम, रेसेसिव को, और कैपिटल से किसको शो करते हैं हम, डोमिनेंट को, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गए एलील कहाँ पे है, अरे समझ में आ गए, समझ रहे हो ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर ये उपस्थित होते हैं, समझ में आ गए। अब हम आगे नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है होमोजाइगस, ठीक है जी। मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे होमोजाइगस। नंबर 3 होमोजाइगस। देखो होमोजाइगस क्या है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 होमोजाइगस, ठीक है जी। सिमिलर एलील ऑफ जीन, सिमिलर एलील ऑफ जीन फाउंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। द्विगुणित जीव में जीन के समान एलील का पाया जाना क्या है, होमोजाइगस। द्विगुणित जीव में जीन के समान एलील का पाया जाना क्या है, होमोजाइगस। समझ में आ गया, अरे आ गया, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब द्विगुणित जीव, एक होते हैं हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। हम कौन है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ऐसी। अरे समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे हम पढ़े, देखो अब मैं बताता हूं आपको, इनके एग्जाम्पल ले लो आप। होमोजाइगस कौन होंगे, जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल पी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल सी, और कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये सब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अरे समझ में आ गया, ठीक है, यही होमोजाइगस होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं। नंबर 4 पे है हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो देखो डिसिमिलर एलील ऑफ जीन फाउंड इन
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, ORGANISM, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म। डिसिमिलर एलील ऑफ जीन फाउंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, द्विगुणित जीन में जीन के असमान एलील का पाया जाना, मतलब उसकी जीन से कोई समानता नहीं है, ठीक है जी, जीन के असमान एलील का पाया जाना क्या है, हेट्रोजाइगस, जीन के असमान, ध्यान रखना। और होमोजाइगस में क्या था, जीन के समान। समझ में आया? इसके एग्जांपल, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Z स्मॉल z, ठीक है जी, कैपिटल D स्मॉल d, ठीक है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है जी। ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। सर आपको कैसे पता चला ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, जबकि ये रेसेसिव है? अरे भैया, TH मॉर्गन साहब ने, जब मैंने फैक्टर्स पहले ही बता दिया है, TH मॉर्गन साहब ने बता दिया है कि जो कैपिटल लेटर है वो क्या है, डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर है वो क्या है, रेसेसिव। रेसेसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभावी, और डोमिनेंट को क्या बोलते हैं, प्रभावी, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे आगे हेमीजाइगस। हेट्रोजाइगस समझ में आ गया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे नंबर 5 पे हेमीजाइगस। ठीक है जी, कंटेन ओनली वन जीन, कंटेन ओनली वन जीन ऑफ पेयर, मतलब युग्म में से सिर्फ और सिर्फ एक जीन होएगा, किसमें, हेमीजाइगस में, ठीक है जी। एग्जांपल, जैसे कि आप ह्यूमन में मेल को आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें जिसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, X और Y, ठीक है जी। अब देखो ये क्या हो गया, हेमीजाइगस। अब आप बोलोगे सर हेमीजाइगस क्यों, ये तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अभी या तो आपने बताया था एक कैपिटल और एक स्मॉल। हाँ भाई, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब यहाँ ये जो कैपिटल X है यहाँ क्या आना चाहिए था, स्मॉल x, लेकिन स्मॉल x नहीं है, यहाँ क्या है, X एंड Y, तो ये क्या हुआ, ये अलग आया है ना, अरे आया है ना, तो ये इसी की ये जो है यही क्या है, इसी कंडीशन की वजह से क्या हो गया, ये हेमीजाइगस, ठीक है जी। अगर ये ऐसा होता तो ये क्या होता, तो ये होता हेट्रोजाइगस, ठीक है जी, तो ये क्या होता, हेट्रोजाइगस, ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया, ह्यूमन में मेल तो क्या होता है, हेमीजाइगस, और जबकि फीमेल क्या होती है, होमोजाइगस। फीमेल ह्यूमंस में फीमेल होमोजाइगस क्यों होती है, क्योंकि उनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, XX होते हैं। अरे ठीक है, क्या समझ में आया, ये क्या होता है, ह्यूमन फीमेल। ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे हेमीजाइगस, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रेट्स, ठीक है, नंबर 6। ठीक है, ट्रेट्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, लक्षणों के अलग अलग रूप, लक्षणों के अलग अलग रूप, ठीक है जी। अब आप पूछेंगे सर लक्षणों के अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं प्लांट हाइट की, प्लांट हाइट,
ठीक है। अब प्लांट हाइट जो है, पौधे की ऊंचाई जो है, एक तो क्या हो सकती है टॉल, और एक क्या हो सकती है डॉर्फ। मतलब एक तो वो क्या हो सकता है नाटा बौना, और एक क्या हो सकता है लंबा। ठीक है, तो वो क्या है ट्रेट्स। ये क्या हुए ट्रेट्स हो गए, ये क्या हो गए ट्रेट्स हो गए। समझ में आ गया। ट्रेट्स क्या है डिफरेंस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ये हो गया कैरेक्टर, ये क्या है कैरेक्टर, ये तो क्या है कैरेक्टर। और इसके अलग अलग फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स, ये क्या हो गई इसकी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया। तो कैरेक्टर और ये उसके क्या हो गए डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। ठीक है, कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स, यही क्या है ट्रेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं ह्यूमन आईज का। ठीक है, मानव की आंखें। पहली बात तो ये कंफर्म कर लेना, ह्यूमन मतलब मानव, मानव मतलब सिर्फ मेल नहीं होता है, मानव मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। जो होमो सैपियंस हमारी जाति है, मेल जो है और फीमेल जो है, वो सब के सब किस में आते हैं ह्यूमन में आते हैं, ना कि सिर्फ मेल। ठीक है जी, मानव से ऐसे मत समझ लेना कि सिर्फ पुरुष आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ह्यूमन आइज मानव की आंखें। अब इसके क्या है डिफरेंट फॉर्म्स देखो आप। ये तो क्या हो गया कैरेक्टर, ये तो क्या हो गया कैरेक्टर। मानव की आंखें एक क्या हो गई कैरेक्टर। ठीक है जी, अब आंख किसी की खूबसूरत होती है, किसी की और खूबसूरत होती है, और किसी की ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। ठीक है, बुरी किसी की नहीं होती है, आंखें आंखें होती हैं। ठीक है, खराब किसी की नहीं होती, आंखें आंखें होती हैं। ठीक है जी, तो किसी की होती है ब्लैक। ठीक है जी, ब्लैक काली आंखें, बहुत अच्छी आंखें लगती हैं। ठीक है, दूसरी आंखें होती हैं ब्राउन, भूरी आंखें भी अच्छी लगती है। यदि कोई ज़्यादा गोरा है या ज़्यादा गोरी है तो उस पर भूरी आंखें बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। ठीक है जी, उसे भूरी आंखें होनी चाहिए, उसकी काली आंखें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, भूरी आंखें होती है तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, और तीसरा हम बात करते हैं ब्लू। ठीक है, कुछ एक की नीली आंखें भी होती हैं, जैसा कि अगर आपने गाना सुना है ब्लू आइज हिप्नोटाइज। ठीक है, गाना सुना है, सिर्फ पूछा है मैंने ना, गाना नहीं है। ब्लू मतलब नीली, नीली आंखें भी होती हैं। अगर ब्लू आइज वाला तो आपने गाना सुना है तो उसमें उस लड़की के नीली आंखें। ठीक है, हो सकता है उसने लेंस भी लगा रखे हों। ठीक है, लेंस भी लगा लेते हैं, बाकी नीली आंखें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो काली, भूरी और नीली, ये क्या हो गई डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्या हो गए डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म्स। अरे समझ में आ गया, एक कैरेक्टर उसके डिफरेंट फॉर्म्स, यही क्या है ट्रेट्स। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गए होंगे कि ट्रेट्स क्या हैं। समझ में आ गया, क्लियर है ना एकदम। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे फिनोटाइप में। ठीक है, रफ कर रहा हूं वैसे। ठीक है, ध्यान कर लेना, और मेरे हिसाब से ये तो सबको ध्यान रहना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, अब मैं आपके स्टार्ट करता हूं फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप को दोनों को एक साथ देख लें। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप। ठीक है, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। ऐसे समझो आप, एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लिया है। ठीक है जी, एक क्या ले लिया है पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसके क्या है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, मान लो मैं इधर बताऊं जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, और इधर बताता हूं मैं आपको फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप। ठीक है जी, पहले मैं आपको जीनोटाइप बताता हूं। जीनोटाइप में क्या होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या है जीनोटाइप।
ये अंदर होता है, ये क्या है, अंदर होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और जो फिनोटाइप है ये क्या है, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल। अपीयरेंस, ठीक है जी। लक्षण प्रारूप क्या है, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। लक्षण का बाहरी और आकार की जो अपीयरेंस यानी कि प्रदर्शन है वो किस में आता है, फिनोटाइप में। सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो दोबारा से समझो, हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम दोबारा से लेंगे ह्यूमन आई, क्यों, आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, इसलिए आंखें के ही बारे में हम दोबारा से एग्जांपल ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंखें मेरे हिसाब से सच में ही खूबसूरत होती हैं, ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने आपको बताई थी आंखें कितने, तीन, कितनी बताई थी, तीन। पहली कौन सी थी, ब्लैक, दूसरी ब्राउन, और तीसरी ब्लू, ठीक है जी। अब देखो काली, भूरी, नीली आंखें, आंखें तो आंखें होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो देखो ये तो क्या है इनका फिनोटाइप, क्या है इनका फिनोटाइप, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकारिकी और एक्सटर्नल मतलब बाहरी, हम बाहर से देख सकते हैं ना, उसकी आंखें क्या हैं, काली हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, भूरी हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, नीली हैं, ठीक है। उसका भी हो सकता है, उसका आंखें है ना, उसका आंखें सही नहीं लगता, उसकी ही है ना, ठीक है, उसकी मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है ना, ठीक है जी। तो दोनों, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी, किसी की नीली, ये हमें क्या है, बाहर से दिखाई दे जाती हैं, अरे पता चल जाता है ना, बिना चश्मे के भी दिखाई दे जाती हैं, और किसी ने चश्मा भी पहना हुआ है तब भी दिखाई दे जाती हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं सर आपने चश्मा पहन रखा है अब चश्मे से ही दिखती हैं क्या, नहीं रही, बिना वैसे भी दिख जाती है ना। घर में देख लेना कि किसी की ब्राउन होए या फिर किसी की ब्लैक है, मैक्सिमम ब्राउन या ब्लैक होती हैं, ठीक है, ब्लू रेयर केसेस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, फिनोटाइप, ये क्या है, फिनोटाइप। सर ये फिनोटाइप क्यों है, बताता हूं अभी। अब सर ये फिनोटाइप क्यों है, अरे फिनोटाइप क्या है, लक्षण प्रारूप, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, लक्षण की आकारिकीय और बाहरी रूप से प्रदर्शन होना क्या है, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। और हम बाहर से ही देख के बताते हैं, किसी की आंखों को हम देख के बता सकते हैं कि उसकी काली है, भूरी है या नीली है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हर कोई बता सकता, समझ में आया, अरे समझ रहे हो, हर कोई बता सकता है, ठीक है। अब जो नहीं बता सकते वो क्या है, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, ठीक है। अब वो कौन बता सकता, अब ये हर कोई नहीं बता सकता उसका जीन प्रारूप क्या है, ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, उन आंखों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है। अब लेकिन आप लोग राइवल से पढ़ रहे हो तो आप लोग बता सकते हो कि उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, मैं बता देता हूं, ठीक है। किसी की अगर ब्लैक है तो उसके जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उसकी जो जीन है वो क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यदि किसी की ब्राउन है तो उसके कौन सा है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और यदि किसी की ब्लू है तो वो कैसा है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है जी। अरे समझ में आ गया। स्मॉल लेटर क्या शो करता है, रेसेसिव, रेसेसिव मतलब अप्रभावी, ठीक है जी। तो अप्रभावी हैं दोनों, तो क्या बने, कौन सी आंखें आएंगी, ब्लू, नीली, ठीक है जी। और एक कैपिटल एक स्मॉल, तो कैसी आंखें आएंगी, ब्राउन, ठीक है जी। और एक दोनों के दोनों क्या हैं, कैपिटल लेटर है, तो कैसी आएंगी, ब्लैक। मतलब ये उनका क्या है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये क्या हो गया उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसे मैं कहाँ लिखूं, इसे मैं यहां से रफ कर, चलो यहां लिख देता हूं, ये क्या हो गया इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। ये क्या है इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब आप देखो जीन प्रारूप बताया नहीं जा सका, जीन प्रारूप बाहर से नहीं दिखता है और लक्षण प्रारूप बाहर से दिख सकता है। तो हम ब्लैक, ब्राउन, ब्लू हम बाहर से देख लेते हैं,
जबकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिखता है। लेकिन चूंकि आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, अब जिसके भी ब्लैक हैं आप पहले ही बता सकते हो उसका जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल वी। और जिसकी आंखें ब्राउन है, भूरी हैं, उसका क्या होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। और जिसकी आंखें ब्लू हैं, नीली हैं, उसका क्या होगा, स्मॉल वी। ठीक है जी। अब ये कैसे कैसे आती हैं ये हम मेंडलिज्म में पढ़ लेंगे, मेंडलवाद में हम पढ़ लेंगे कि ये ब्लैक कैसे आती हैं, ब्राउन कैसे आई हैं, ब्लू कैसे आई हैं। इवन आप अगर कंटिन्यू करोगे क्लास तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप बता सकते हो उनके भाई बहन की आंखें कैसी हैं और उनके माता पिता की आंखें कैसी हैं। अरे समझ रहे हो, मतलब सिर्फ आप एक लेके नहीं आ, एक कोई भी लेओगे, उसके भाई बहन की और उसके माता पिता की भी आंखें आप बता सकते हो। सोचो आप कितनी बड़ी चीज कर सकते हो। ठीक है, आप जीनोटाइप बता सकते हो, मतलब जो लोग नहीं देख सकते वो भी आप बता सकते हो। समझ में आया? तो बहुत बड़ी चीज है, जो पढ़ता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है सच में, है ना। ठीक है, अब मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। ठीक है, अच्छा लगा बताना जरूर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर। ठीक है, संकरण, क्या संकरण। ठीक है, देखो संकरण क्यों कराते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। संकरण क्या है, हम एक सुपीरियर, ठीक है जी, श्रेष्ठतम प्रोजेनी ऑब्टेन्ड करने के लिए हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। देखो इसका जो अभी मैं आपको सिर्फ ये टर्म समझा रहा हूं। ठीक है, ये सब हम वापस यूज करेंगे जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे, वहां पे इन सब का वापस से यूज होएगा। ठीक है, वहां पे ये सब हम दोबारा से पढ़ेंगे, तो ऐसे चिंता मत करना। और इनको हम डिटेल जो है, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं या फिर इनका जो यूज है, ठीक है, वो हम आपको मेंडलिज्म में, आपको इनका जो यूज है मेंडलिज्म में पड़ेगा, मेंडलवाद में इनका यूज पड़ेगा आपको, तो ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं बात कर रहा हूं हेट्रोसिस या हाइब्रिड विग्योर की। तो इसका थोड़ा सा समझ लो, जो सुपीरियर प्रोजेनी हमें ऑब्टेंड करनी होती है, प्राप्त करनी होती है, उसके लिए हम क्या कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सुपीरियरिटी ऑफ स्प्रिंग्स, superiority of offsprings over its parents is called as heterosis और हाइब्रिड विगर। ठीक है जी, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर मतलब श्रेष्ठता किनके, प्रोजेनी की, ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब संतान, संतानों की श्रेष्ठता किनके ऊपर, माता पिता के ऊपर, मतलब जो उनकी पीढ़ी, जो उनसे ऊपर की पीढ़ी है, जिनसे उनका ओरिजिन हुआ है, उससे क्या आती है, उनमें श्रेष्ठता आती है। ठीक है, जो वेरिएशंस आती है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हम अपने पेरेंट से एडवांस होते हैं। ठीक है कि नहीं, वही चीज, वो क्या है, हेट्रोसिस। ये तो क्या है, नेचर का प्रोसेस है। ठीक है, यदि हम कराएं और हम मतलब अच्छी जो नस्ल, जो ब्रीड हम चाहते हैं वो कराने के लिए हम संकरण कराते हैं, जबकि नेचर नहीं। ठीक है, समझ में आया, ये संकरण नेचर में नहीं होएगा। अरे समझ रहे हो, संकरण नेचर में नहीं होता है। ठीक है, नेचर में संकरण नहीं होता, ये तो हम कराते हैं क्योंकि हमें नस्ल अच्छी वाली चाहिए। ठीक है जी, हमें प्रोजेनी अच्छी वाली चाहिए, तो उसके लिए हम हाइब्रिड कराते हैं। ठीक है, संकरण कराते हैं। अरे समझ रहे हो। ठीक है जी, तो सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ओवर इट्स पेरेंट्स, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विग्योर, मतलब संकरण कहलाता है। अरे समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया ना संकरण। इन सब के मैं आपको बता देता हूं, इन सब के यूज, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये पढ़े, इन सब के यूज हम किस में पढ़ने वाले हैं,
मेंडलिज्म में। इन सब का जो यूज आएगा वो कहाँ आएगा, मेंडलिज्म में। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है जी। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब बोलोगे सर क्वेश्चन भी करने होते हैं क्या, बायो में कहाँ से क्वेश्चन आ गए। अरे भाई होते हैं क्वेश्चन, है ना, और जेनेटिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना, ठीक है वो वाले क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी दिमाग तो घूमेगा ही, ठीक है। तो चलो पहला मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जो है हमें क्या है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ठीक है जी। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस हमें ढूंढने हैं, यानी कि फाइंड करने हैं, किसमें से, ठीक है। ठीक है सर, अब आपको इनमें से होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस छांटने हैं, ठीक है जी। अब जल्दी से फाइंड करो, ठीक है, पॉज करके नहीं है, आप इनको ढूंढना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या था, सिमिलर एलील ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिमिलर एलील कहाँ पे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये एक, ठीक है जी, दो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो होमोजाइगस कितने हो गए, 4, ठीक है जी, कितने हो गए, 4। और 4 कौन कौन से हैं, पहला है कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल वाई, तीसरा है स्मॉल आर और चौथा है स्मॉल डब्लू, है ना। अब कुछ सोचेंगे सर ये स्मॉल आर कैसे हुआ, हमने सोचा कैपिटल आर होता है। अरे नहीं रे, मैंने बताया ना, होमोजाइगस ऐसे नहीं होता है कि कैपिटल आर कैपिटल लेटर्स ही चाहिए, होमोजाइगस होनी चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। अरे समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, मतलब असमान होने चाहिए दोनों में, डिसिमिलर एलील ऑफ जीन फाउंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वो कौन है, हेट्रोजाइगस। और डिसिमिलर एलील होने चाहिए, देखो कैपिटल पी स्मॉल पी डिसिमिलर हो गया, ठीक है। इसको हम अलग से करेंगे, ये कैपिटल पी स्मॉल पी था, ठीक है, इसे हम इस शेप में लेते हैं, ठीक है। एक कैपिटल सी स्मॉल सी, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, 3 कैपिटल एक्स स्मॉल, 4 कैपिटल पी बाई, ये हो सकता है क्या, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये ऑब्वियसली नहीं, ये यस, ठीक है जी। ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने हो गए, 1 2 3 4, हेट्रोजाइगस में कितने हो गए, 4। पहला कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, तीसरा कहाँ गया तीसरा, ये रहा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है जी। 3 5 हैं, सॉरी कितने हैं ये, 5, गिनने में मिस्टेक हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है जी। ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस, डिसिमिलर एलील ऑफ जीन फाउंड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखो डिसिमिलर है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है जी। ये क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है जी। तो ये टोटल कितने हैं, 5। अब हम बात करते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में क्या है, ओनली वन जीन कंटेन्स ओनली वन जीन ऑफ पेयर, मतलब युग्म में से सिर्फ और सिर्फ उसके पास कितना होता है, एक जीन होता है, ठीक है।
तो देखो, ये देखो, एक कैपिटल P है, एक कैपिटल Y है, मतलब यदि एलील होता, ये जो जीन था वो क्या था, कैपिटल Y था ना, या कैपिटल P होता, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग, तो ये क्या हो गए, हेमीजाइगस। अरे हाँ के ना, R अलग जीन है और X अलग जीन है। अगर ये दोनों होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस में होते तो यहाँ तो कैपिटल R होना चाहिए या कैपिटल R स्मॉल r होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग अलग हो गए। 2 X Y, ये तो हमने एग्जाम्पल भी लिया था 3, और ये भी हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है जी। इसको हम अलग शेप में ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो जाए। कंफ्यूजन से बच के रहना चाहिए भैया। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो हमारे नंबर दे रखे होते हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है जी, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। तो ये कितने हो गए टोटल, 4 हेमीजाइगस, कितने 4, जिसमें से पहला कौन सा है, कैपिटल P कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R स्मॉल x, तीसरा कैपिटल X कैपिटल Y, और चौथा कैपिटल P कैपिटल Q। समझ में आया? आसान था क्वेश्चन? अरे आसान था या नहीं था? ठीक है, अरे समझ में आ गया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको बताना है एलील का प्रदर्शन कौन सा सही है, ठीक है जी। एलील कौन है? अरे ठीक है, क्या अब आपको एलील बताना है, ठीक है, कौन सा सही एलील है। तो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है जी, क्रोमोसोम नंबर 1, और ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है जी। और डी ऑप्शन है आपका ये क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर है 5, और इसका क्रोमोसोम नंबर है 5, ठीक है जी। दोनों के क्रोमोसोम नंबर क्या है, 5 है, और यहाँ कैपिटल Q स्मॉल q, तो ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलील का सही निरूपण किया गया है, ठीक है, विच वन इज राइट एलील, ठीक है। तो समझ में आया, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सही दिख रहा है। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 ये वाला, और ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, और ये भी क्रोमोसोम नंबर 5 है, ठीक है जी। इसका आंसर बताना है आपको, और मेरे हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है एलील कैसा है, कैसे डिनोट करते हैं, तो आप अगर देख सकते हो तो आप बता सकते हो कि एलील इनमें से जो निरूपण है एलील का, जो डिनोट किया गया है एलील का, वो कौन सा सही है। तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है जी, ध्यान से अच्छे से आंसर आपको लगाना है ABCD में से, ठीक है जी। और अब बता दोगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले, ठीक है जी। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।